इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। स्वागत करते हैं सारे मेहमानों का और कुरुक्षेत्र की इस चर्चा को शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहता हूं सैफुद्दीन सोज साहब का। कांग्रेस पार्टी के बहुत सीनियर लीडर हैं, कश्मीर की बहुत बड़ी आवाज हैं। सोज साहब, अगर मुझे आपकी आवाज आ रही, आपको मेरी आवाज आ रही हो तो स्वागत है आपका। सुन पा रहे हैं सर मुझे? सोज साहब, उन तक आवाज जा नहीं रही है, इसको ठीक कर लें। चलें, अच्छा है, पहले पता चल गया। गौरव भाटिया बीजेपी से हमारे साथ हैं। गौरव जी, स्वागत है आपका। इफ्रा जान नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आज हमारे साथ जुड़ रही हैं। इफ्रा, आपका स्वागत है। हमारे साथ शौकत अली जी हैं, जो कि पीटीपी के प्रवक्ता हैं। शौकत अली साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। और इसके अलावा कश्मीरी पंडितों की आवाज उठाने वाले, जो आज से नहीं बरसों से काम कर रहे हैं, दशकों से काम कर रहे हैं, हमारे साथ हैं स्टूडियो में कर्नल तेज टिक्कू साहब। टिक्कू साहब, स्वागत है। और ललित अंबरदार जी। अंबरदार साहब, आपका भी बहुत स्वागत है इंडिया टीवी के ऊपर। मैं उम्मीद करता हूं, मैं गौरव से शुरुआत कर रहा हूं, तब तक सोज साहब हमको सुन पाएंगे। गौरव भाटिया जी, दो बातें। एक तो आपकी सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने जम्मू कश्मीर में, एलजी साहब ने, माफ कीजिएगा, उन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया और कहा है कि अब हम कश्मीरी पंडित जो विस्थापित हुए, जो अपने घर छोड़ करके चले गए या उनके घरों पे कब्जे हो गए, हम उनके घर जमीन उनको वापस दिलाएंगे। इसकी एक व्यवस्था बनाई जा रही है। लेकिन इससे पहले कि इस पर हम बात कर पाते, आपका रिएक्शन ले पाते, राहुल गांधी का रिएक्शन आ गया और उन्होंने कहा कि बीजेपी सिर्फ धोखा देती है। बीजेपी ने कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ नहीं किया। मैं कश्मीरी पंडित हूं, मेरा परिवार कश्मीरी पंडित है और मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, मैं आपके लिए काम करूंगा। सौरभ जी, देखिए, सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा कि जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में बदलाव की लहर कैसे आई। हमारे संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 370 एक टेम्पररी प्रोविजन बनाया, लेकिन वोट बैंक साधने की वजह से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो हटाएं। आज आपके पैनल में ऐसी कई पार्टियां हैं, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, जो कई चैनल पे आके कहती थी, अरे हिम्मत है तो हटा के दिखाओ, हटा के दिखाओ। अमित शाह जी गृह मंत्री थे और हिम्मत और हौसला दिखाया और अनुच्छेद 370 हटा दिया। और उससे बदलाव क्या आया है? उससे बदलाव यह आया है कि कश्मीर में सचिवालय पे 1952 के बाद पहला तिरंगा दोबारा लहराया गया वहां। इससे पहले नहीं लहराया जाता था। जिन युवाओं के हाथ में AK-56 दी जाती थी कि आतंकवादी बने, उनको आर्मी ज्वाइन कराई जा रही है। वो आर्मी ज्वाइन कर रहे हैं। और आपने कश्मीरी पंडितों की बात करी, आपको आज सबसे पूछना चाहिए और मैं अपनी बात रखूंगा। हमने तो यह सुनिश्चित किया कि वहां पे कश्मीरी पंडित वापस जाएं और तमाम ऐसे हजारों में परिवार हैं जो वहां वापस गए हैं। 1500 करोड़ रुपए सीधे कश्मीरी पंडितों के खातों में गए हैं। यह भी सच है कि 50,000 ऐसी परिवार हैं जो स्वास्थ्य योजना, राहुल गांधी ने यही कहा। भाटिया साहब, उन्होंने कहा, बीजेपी ने कहा था हम 25-25 लाख रुपए देंगे, नहीं दिए, झूठ बोला। अच्छा, देखिए, इस देश का सबसे बड़ा झूठा नेता कौन है? उनका नाम है राहुल गांधी। सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट पढ़िएगा। राफेल पे झूठ बोली, सर्वोच्च न्यायालय ने थप्पड़ मारा, उन्होंने माफी मांगी। और आप बताइए, ये सवाल क्या गलत होगा कि कश्मीरी पंडितों को कब से भगाया गया कश्मीर से? आपको मालूम है, ये प्रक्रिया की शुरुआत हुई 85-86 से और 90 में जाके ये बहुत बढ़ गई। और उसके बाद कांग्रेस की सरकार केंद्र में 15 साल रही। सौरभ जी, 15 साल। मैं पूछना चाहता हूं, यहां पे सैफुद्दीन सोज बैठे हैं जो कहते हैं कश्मीर भारत से अलग है, बेहतर है, जो कहते हैं बुरहान वानी आतंकवादी नहीं था और कांग्रेस की सरकार होती तो वो जिंदा होता। इनसे पूछिएगा कितने जवाब दे रहे हैं आपको, पंडितों को वापस लाए। मैं जवाब ले रहा हूं आपकी बात का। सोज साहब, मुझे लग रहा है आपकी बात पे पहले से ही रिएक्ट कर रहे हैं। सोज साहब, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। आरोप आप पर है। राहुल गांधी आज कह रहे हैं कि मैं इंसाफ दिलाऊंगा। इतने वर्षों क्या किया कांग्रेस की सरकारों ने? अरे इतने बरस जो मामले आगे कांग्रेस के पास उनने किया, ये दूसरे मामलात हैं। अब इसमें बीजेपी प्रोपेगेंडा कहते हैं 370 हटाया। आज हम
कश्मीरी पंडितों के वापस आकर अपनी जायदाद लेने की बात कर रहे हैं, उसमें एक लफ्ज भी इस शख्स ने, बीजेपी के नुमाइंदे, नहीं बोला। ये प्रोपेगेंडा करते हैं हमने हटाया 370 हटा के आपने जम्मू कश्मीर के लोगों को नाराज किया, और कश्मीर में एक बच्चा भी नहीं मिलेगा जो आपको हिमायत करता है। आप रिस्टोर करेंगे हिंदुस्तान में हल चलाते रहेंगे। नहीं, मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि सर आज हमारा फोकस 370 नहीं है। कश्मीरी पंडितों को उनका घर मिले, वो वापस जाएंगे। सोच साहब, अगर हम सिर्फ फोकस कश्मीरी पंडितों पर करें। नहीं, आप ही बीजेपी का नुमाइंदा 370 डिस्कस कर रहा है, इसलिए मैंने कहा उसको। मैंने अभी बोला, उनको भी बोला, आपको भी बोला रहे हैं। ये कश्मीरी पंडितों की बात कही जी, बोलिए क्या बोला। अब वो कितना इंतजार करें? आज 30 राहुल गांधी कहते हैं, कर रहा था सो साहब, राहुल गांधी कहते हैं कि मुझसे कश्मीरी पंडितों का डेलीगेशन मिला और मैंने उन्हें भरोसा दिया कि मैं आपके लिए करूंगा काम। 30 साल से डेलीगेशन मिल रहे हैं, कितने कश्मीरी पंडित वापस गए? कौन सी सरकार ने क्या कर दिया उनके लिए? देखो, इस वक्त नहीं, एक बात है, इस वक्त बाजाबादकारी की बात हो रही है। कश्मीरी पंडितों की जो प्रॉपर्टी है, पहले जो बैनामे किए गए हैं, उनके बारे में आप खुल के बात कीजिए। अगर कोई शिकायत है तो मैं उसमें जवाब दे सकता हूं। आप पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। 370 की बात ये बीच में पूछेंगे तो ये आपसे जो प्रोपेगेंडा हर चीज में लाती है। नहीं, बिल्कुल आप आज फैक्ट पे ही बात होगी। मेरे पास जो डेटा है, इस साल राज्यसभा में जो जानकारी दी गई है गृह राज्य मंत्री के हिसाब से, उनके हिसाब से 9 कश्मीरी पंडितों को उनकी प्रॉपर्टी मिली है। टीकू साहब, 9, और हैं कुल कितने? देखिए, ये सोच साहब क्या बात कर रहे हैं, इनका तो सबको मालूम है इन कांग्रेस पार्टी ने क्या क्या किया। मैं आपको एक मिनट वेट कीजिए। सोच साहब, आपने बात करी, मुझे बात करने दीजिए। एक मिनट मुझे बात करने दीजिए। एक सवाल है आपके लिए, सोचा आपके लिए सवाल है। कर्नल टिक्कू आपसे सवाल पूछ के आपसे कुछ बात कह रहे हैं। मैं 1997 में एक बिल पारित, एक लॉ बन गया जम्मू कश्मीर स्टेट में, इमूवेबल प्रॉपर्टी रजिस्टर सेल एक्ट। मई 1997 से यह लागू है। 2018 में हमारे समाज ने, ऑल इंडिया कश्मीरी समाज ने जो PIL दाखिल किया था सुप्रीम कोर्ट में, और बाद में वो PIL जम्मू ट्रांसफर कर दिया गया। वहां पर हाई कोर्ट ने स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया, क्योंकि वो डिटेल नहीं दे रहे थे। इस एक्ट के मुताबिक मई 1997 से जो भी कश्मीरी पंडितों की प्रॉपर्टी सेल हुई थी, उसको डिस्ट्रेस सेल माना जाना था, और 1 महीने के अंदर ये सब सेल प्रोसीड्स डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नीचे आने थे। लेकिन 2018 तक डिविजनल कमिश्नर्स ने और DMs ने यह डिटेल नहीं दी थी J&K हाई कोर्ट को, और J&K हाई कोर्ट को 20,000 रुपया जुर्माना करना पड़ा। उसके बाद कहीं जाकर इन्होंने यह डिटेल दी। आप क्या बात कर रहे हैं? आपकी सरकार ने कश्मीरी पंडितों को जो बर्बाद करके रख दिया, वो आपके कंधे पर। आप बताइए मेरे को, 84 से लेकर 89 तक राजीव गांधी हुकूमत कर रहे थे इंडिया में, तो कश्मीर में क्या हालात बने इस दौरान? अच्छा, ठीक है, कश्मीर के हालात कैसे थे इस दौरान? जवाब सुन लीजिए। बोलिए सोच साहब, बोलिए। अगर सुनिए, अगर डिविजनल कमिश्नर के यहाँ नालिश की गई, दरखास्त दी गई और उसने फैसला नहीं किया, तो उसमें इन पंडित जी का कहना दुरुस्त है। ये तो डिविजनल कमिश्नर की बात है, क्यों नहीं जवाब दिया? हर सवाल का जवाब देना चाहिए, हर मसले को हल करना चाहिए। के नीचे थी जो वाक़ात है उसके मुताबिक करना चाहिए। ये तो शिकायत ठीक है अगर डिविजनल कमिश्नर ने नहीं अपनी ड्यूटी की। सर, डिविजनल कमिश्नर क्या होता है? डिविजनल मसला है, आप बताइए। कैसे दी उन्होंने? एक सरकारी अफसर है। मेरा कहना यह है, इस बीच में जम्मू कश्मीर के अंदर भी कांग्रेस की, PDP की, NC की, इवन बीजेपी की सरकार रह चुकी है। तब से लेकर आज तक सेंटर में कांग्रेस की सरकार रह चुकी, बीजेपी की सरकार रह चुकी। इन लोगों को इनकी प्रॉपर्टियां क्यों नहीं मिली? सिंपल सवाल। ये आज क्यों कह रहे हैं? आज ये हम बात कर रहे हैं कि इनको उनकी प्रॉपर्टियां मिलेंगी। जिसको पार्लियामेंट में कहा जाता है 9 लोग को उनके मकान दिला दिए। बड़ा तीर मारा साहब, 9 लोगों को उनके मकान मिल गए। ललित जवाब दे। ललित। सौरभ जी, वो तो ये जो अभी, अरे चुप कीजिए, बोलिए ललित जी, बोलिए। साहब, ललित जी, ये सवाल है। देखिए, ऐसा है सौरभ जी, जब ये कश्मीरी पंडितों की बात कर रहे हैं, उसको पॉलिटिसाइज पार्टी इश्यूज बना रहे हैं, आप यकीन मानिए कश्मीरी हिंदू नरसंहार के सर्वाइवर्स हैं। कश्मीर जहाज से जो जिनका नरसंहार हुआ, जेनोसाइड हुआ, नारे लगे यहां क्या चलेगा, निजाम मुस्तफा, कश्मीर में रहना होगा, अल्लाह अकबर कहना होगा, ए कश्मीरी पंडितों कश्मीर में रहना होगा, अपनी औरतें यहां छोड़ दा, मर्द यहां से चले जा।
तब ये जो सारे अभी ठेकेदार बन गए ना कश्मीरियों के, कश्मीरी मुसलमानों की तरफ से बोल रहे हैं, इनको पूछिए तब आपकी आत्मा अंतरात्मा क्या थी। आप समझते हैं ये क्या कर रहे हैं? जेनोसाइड को कैमोफ्लेज करने के लिए उसको दो जेनोसाइड का दूसरा एस्पेक्ट होता है। कश्मीर के अंदर कश्मीरी हिंदू जो नरसंहार हुआ, जो बच के बाकर चले गए, तो कश्मीर के अंदर उनकी जो बेसिस थी, उनकी जो सिंबल्स थे ऑफ एग्जिस्टेंस थे, उनको खत्म करने की उसी साजिश के अंतर्गत कश्मीरी हिंदुओं के कैंपों में आए हमारे पड़ोसी, हालचाल पूछने के लिए नहीं आए, साथ में प्रॉपर्टी डीलर लेके आए। और मेरा कश्मीरी पंडित भाई बहन मजबूरी में थी क्योंकि उसको किसी का इलाज कराना था, क्योंकि उसको पब्लिक प्लेटफॉर्म नहीं है, शट अप, एक दूरदर्शन। शट अप, एक मिनट ललित जी गुस्सा ना हो, आराम से गुस्सा ना हो दीजिए सर। इनकी हिम्मत कैसे होती है? जिनोसाइड का नाम ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऊपर डाल रहे हैं। इसको पूछता मैं बोल रहा हूं सैफुद्दीन सोल, इनको बोलिए। आपको मैंने 2 साल पहले इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में पूछा था, जब उन्होंने बोला था पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को बोलते हैं कि यह आजाद कश्मीर, जब मैंने इनको चेक किया तो बोले ओके ओके इट इज पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर। अरे सर, कश्मीर का जो गुपकार गैंग है ना, पाकिस्तान से रिश्ता क्या लाई लाई लला, चाहे वो पीडीपी हो, कांग्रेस हो और या एनसीओ, इनको बोलिए ठीक है, एक मिनट। अच्छा ललित जी ओके मैं ठीक है, मैं उनको मौका दे रहा हूं जवाब देने का। आपके सबके सवाल उनसे हो रहे हैं, बोलिए सोच साहब, जवाब दीजिए। मेरा जवाब यह है कि हमको इंसाफ देना है, न्याय देना है। आज जो कश्मीरी पंडित सवाल उठाता है प्रॉपर्टी का, उसको जिम्मेदारी से मदद करनी चाहिए, जो उसका हक है उसको मिलना चाहिए। ये एक उसूल है, ये मैं मानता हूँ, कल भी मानता था, आज भी मानता हूँ। आपने लेकिन ये अभी जो ललित जी बीजेपी की तरफ से, हाँ बोलिए। तो ये तरीका गलत है। हाँ आप बोलिए, आपकी बात। मैं ये मानता हूं कश्मीरी पंडित का जो हक है जी, दरखास्त दे दे और दरखास्त पर सुनवाई हो और खास मुद्दत में साहब माफ कीजिएगा, आज तो आपके लिए बड़ा, आज तो एक कहना बड़ा आसान है आपके लिए कि ये उसूल की बात है, क्योंकि आज आपने करना कुछ नहीं है। आज मैं आ रहा हूं गौरव, एक मिनट। वहां एलजी बैठे हैं, केंद्र में बीजेपी की सरकार बैठी है। मैं आपसे पूछता, आपसे सवाल है ना, राहुल गांधी ने कहा है मैं इंसाफ दूंगा। 30 साल में कांग्रेस ने जो किया वो बता दीजिए। देखिए बस नहीं, राहुल जी जो कहते हैं वो सच है, वो जब मौका मिलेगा वो करेगा। लेकिन इस वक्त यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर है, मैं उनको जानता हूँ दूर से, बहुत अच्छे आदमी हैं, करें इंसाफ। ठीक है, डंके की चोट अगर राहुल गांधी को जब मौका मिलेगा वो करेंगे, हुई है, लेकिन उससे पहले पीछे जितने गांधी रहे उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। इफ्रा, मैं जानता हूं मैं आपको इंतजार करा रहा हूं। इफ्रा और शौकत प्लीज एक सेकंड, मैं एक कमेंट गौरव का लेके आप दोनों के पास आ रहा हूं। 30 सेकंड में बस। गौरव भाटिया, उन्होंने कहा राहुल गांधी को मौका मिलेगा वो करेंगे, सच कह रहे हैं। देखिए सौरभ जी, मैं तो इतना ही कहूंगा कि आप हमें चर्चा पे आमंत्रित करते हैं, हमारे साथ कौन साथी होगा ये आपका चैनल तय करता है। एक भारतीय होने के नाते यहाँ पे एक फौजी भी बैठे हैं, कश्मीरी पंडित भी बैठे हैं। हमें ये जानने का हक है कि जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं वो कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग मानता है या नहीं मानता, क्योंकि सैफुद्दीन सोज ने कहा था कि कश्मीर को अगर विकल्प मिले तो वो आजादी चाहेगा भारत से। इन्होंने ये भी कहा था कि कश्मीर का जो मसला है वो भारत की वजह से है, पाकिस्तान की नहीं। मैं आपसे पूछ रहा हूं भाई साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूं बहुत इज्जत, वो मैं बताना चाहता हूं, मैं दोहराना चाहता हूं। एक मिनट, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है या नहीं है ये बताइए, पहले बताइए मुझे सिर्फ ये जानना है, उसके बाद मैं चर्चा को अपने हिसाब से करूंगा। ये कौन नहीं, जो मैं पूछ रहा हूं मुझे कुछ और नहीं, ये शख्स अपने आप को अफसरशाही कहता है। नहीं, आप बताइए, कश्मीर आप मेरी भारत का बात सुन अभिन्न रहे अंग है हैं या नहीं? जम्मू कश्मीर ने इल्हाक की, सुनिए, इनको कहिए प्रोपेगेंडा बंद कीजिए, मैं जवाब दूंगा। ये देखिए, जम्मू कश्मीर के लोगों ने भारत के साथ इल्हाक किया है, एक्सेशन किया है, इसलिए जम्मू कश्मीर भारत का अंग है। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों की अपनी राय भी है, नहीं उनकी मर्जी के खिलाफ आप उन पर कुछ लाद नहीं सकते हैं। 370 उसी लाख की बुनियाद थी जिसको आपने खत्म किया, और कश्मीर के लोग नाराज हैं। ये बुरहान वानी को हीरो बताते हैं, इनको हमारे चैनल अगर ये प्रोपेगेंडा का तरीका बंद करेंगे मैं जवाब दूंगा। ये मेरे साथ साथ बोलते हैं। आप
की उम्र देख के इतनी बात कर रहा हूं। एक भाई साहब, वो तो हमने इलाज किया था, उसकी बुनियादी शर्त तो 370 थी, आपने उसको इनसे पूछे, आपने तो और खत्म किया, हमसे नहीं पूछा। अच्छा एक मिनट, आपने वापस चर्चा को वापस मुद्दे पर लाना चाहता हूं। 370 को लेकर के बहुत बात हो चुकी है, बहुत बात हो चुकी है। 370 की मैं बात नहीं कर रहा हूं। हाँ, आज का कश्मीर तो इनको कहिए ये 370 की बात कर रहे हैं। मेरा एक सवाल है, एक सवाल, ना दूसरा पूछूंगा नहीं। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है या नहीं? सो साहब जवाब दे दीजिए इस बात का, इसके बाद आगे बढ़े। क्या कहते हैं? ये बार बार आपसे पूछ रहे हैं, आप कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग मानते हैं कि नहीं मानते? बोलिए। आर्टिकल 370 का नहीं, कब मैंने इनकार किया मानने से? हमने इल्हाक किया, उसमें सबसे बड़ी बात थी कि 370 जो है हमारी दाखिली खुदमुख्तारी, उसको हमने आपने छीन लिया, हमसे मशवरा नहीं किया। चलिए ठीक है, मैं आज कश्मीर का बच्चा नाराज नहीं फंसना चाहता। आज हम लोग बात कर रहे हैं कश्मीरी पंडितों को उनका घर मिलेगा और वो अपने घर में जाके क्या कभी रह पाएंगे? सवाल ये है, मैं इसी पर बात लौटना चाहता हूं, इफ्रा जान के पास जाना चाहता हूं। कुछ और आंकड़े दे दूं मैं आपको। 370 की बात हुई तो 370 को हटे 2 साल हो गए, 520 कश्मीरी प्रवासी वापस लौटे। इन 2 साल में 520 लोग वापस लौटे और ये तय नहीं है, इसमें ये मेंशन नहीं है कि वो अपने घरों में रह रहे हैं। वो लौटे हैं, वो कहां रह रहे हैं, किस जगह पर हैं, किस हालत में है, ये नहीं पता। हाँ, वो जम्मू कश्मीर में 520 लोग लौटे। इफ्रा जान मुझे बताइए, 30 साल का इंतजार, अभी इनको और कितना वेट करना पड़ेगा इस बात के लिए कि ये अपने घर में जाके रह सकें? देखिए सौरभ जी, आपके ही चैनल पे मैंने जब 370 हटा था तब डिबेट किया था और आप ही के एक बीजेपी के प्रवक्ता ने यहाँ पे बोला था कि एक बार 370 हट जाएगा, कश्मीरी पंडित वापस आ जाएंगे। मैंने कहा था भारत के संविधान की धारा 370 का और कश्मीरी पंडितों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। आज बहुत अच्छा लग रहा है कि एटलीस्ट मेरी बात जो है प्रूव हो गई पूरे देश के सामने। दूसरी बात, जिस एक्ट के अंडर ये बात करते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आज जो पोर्टल स्टार्ट किया है, वो पोर्टल जो है 1997 एक्ट के तहत सारी कंप्लेंट्स को दायर करता है। वो 1997 में एक्ट किसने लाया? नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट ने लाया और उस नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर मिनिस्टर प्यारेलाल हंडू ने लाया। जिस एक्ट के तहत आज कश्मीरी पंडित अपना अधिकार मांग रहे हैं, वो एक्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने लाया। बहुत अच्छा काम किया था। एक सेकेंड, आपने साथ में कहा कि एनसी ने और क्या किया। 2002 में, जब मैं आपको याद दिला देती हूं, जब 1989 में जगमोहन रैना सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर थे स्टेट के और बीजेपी की सरकार वीपी सिंह के समर्थन के साथ बनी हुई थी, जब उस टाइम कश्मीरी पंडित्स निकले, उस टाइम बहुत सारे कश्मीरी मुस्लिम्स की भी डेथ हो गई। ऑफिशियल फिगर्स कहते हैं कि करीबन 60,000 कश्मीरी मुस्लिम्स मरे और 300 कश्मीरी पंडित्स मरे। ये ऑफिशियल फिगर्स है, अनऑफिशियल कहते हैं ज्यादा है। 2002 में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सरकार थी, उसने एक प्रॉपर रेजोल्यूशन पास किया, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन। हमारी सरकार ने कहा कि हर मौत जो जम्मू और कश्मीर में हुई है, चाहे सिख की हुई है, मुसलमान की हुई है, इफ्रा जी आप आंकड़े दे रही है, मैं आपसे एक आंकड़ा पूछना चाहता हूं, मुझे इतना बता दीजिए। आपने एक सेकंड, आपने कहा 1997 में ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने ये एक्ट बनाया जिसको आज बीजेपी क्लेम कर रही है, ठीक है। उसके बाद से तो कितनी बार सरकार रैली होगी अब्दुल्ला फैमिली की वहां पर, उसको इंप्लीमेंट भी तो करना था। अरे रोटी बनाने से क्या होता है? एक मिनट, कितने कश्मीरी पंडितों को वापस ले गए? ये ऐसा माहौल बनाया कि ये जाके रह सके वहां। पंडित, मैं रिस्पॉन्ड कर देती हूँ ना आपको, 2 पॉइंट्स पे रिस्पॉन्ड करती हूँ। आप कहते हैं कितने कश्मीरी पंडित उसके बाद वापस आए? कश्मीरी पंडित प्राइमरीली 2012 के बाद वापस आना शुरू हो गया, जब कांग्रेस की सरकार ने कश्मीरी पंडित रिहेबिलिटेशन स्कीम लाया, जिस रिहेबिलिटेशन स्कीम के तहत कश्मीरी पंडित्स को एक फ्लैट मिलता है रहने के लिए। गलत बोल रहे हो आप। वो पीएम पैकेज के तहत लोग गए थे, उनको आपने मवेशियों की तरह रख दिया वहां पर। क्या कह रहे हैं आप? जो है आपको, आप गलत आंकड़े बता, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। पीएम पैकेज के नीचे जो गए थे उनको आपने मवेशियों की तरह रख दिया वहां पर। बेसिक फैसिलिटी नहीं दी उनको, एक कमरे में पूरी फैमिली रह रही थी। आप क्या बात कर रहे हैं? कांग्रेस एक भी आदमी वापस नहीं गया। ये प्रोपेगेंडा कीजिए यहाँ पर। और आपने बोला 1997 में एक्ट हमने पास किया, फिर क्या हुआ उस एक्ट का? उसने इम्प्लीमेंट किया, उसे आपने इम्प्लीमेंट किया, एडमिनिस्ट्रेशन आपकी थी। ऐसे कैसे गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं? इफ्रा सुनिए, एक्ट बनाया, बड़ा अच्छा काम किया। रोटी दिखाने से पेट भर जाता है क्या?
जी। या रोटी खाने से पेट भरता है? आपने एक्ट बना करके इनका क्या भला कर दिया? मैं आपको रिस्पॉन्ड कर देती हूँ हाँ। सर। ये जो एक्ट है ये डीएम्स के अंडर यानी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के अंडर काम करता है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो है आईएएस जो हमारे देश में है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को अरे क्या बात कर रही हैं आप इफरा, क्या बात कर रही हैं? छोड़िए छोड़ दीजिए इस बात को, छोड़ दीजिए। रिपोर्ट करते हैं हमारे देश में। अरे तो ऐसे तो आज जितने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट पूरे देश में हैं वो सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है। मतलब कोई राज्य सरकार काम नहीं कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन पर सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट काम कर रहा है। मतलब है प्राइम मिनिस्टर उनको कंट्रोल करता है। आप क्या बोल रहे हैं? एक मिनट ललित जी, एक मिनट। मैं एक बार शौकत साहब के पास जाना चाहता हूं। बहुत खामोशी से सुन रहे हैं सबको। ये सवाल जैसा मैंने कहा, मैं तो इसमें बीजेपी को भी नहीं छोड़ता, उनकी भी सरकारें रही हैं। तो आप बताइए, आपकी सरकार के अंदर, पीडीपी की सरकार के अंदर जितनी भी रही हो 30 साल में, क्या कभी इस बात की फिक्र की गई कि ये हमारे नागरिक हैं, ये हमारे भाई बहन हैं, ये इस हालात में छोड़ करके चले गए थे, इनको बल्कि भगाया गया था, तो अब इनको हम वापस लाना चाहते हैं। कैसे इनको हम एक एनवायरनमेंट दें कि ये खुशी से वापस आ सकें? शौकत अली। देखिए, मेरा ये कहना है कि इसमें शक नहीं है कि जब 89 में मिलिटेंसी शुरू हुई जम्मू कश्मीर के अंदर, उसमें जम्मू कश्मीर का कोई भी इंसान किसी भी कम्युनिटी से हो, किसी भी सेक्ट से था, उस सब ने जो है जम्मू कश्मीर की मिलिटेंसी को जो है वो फेस किया है। और उसमें एक कम्युनिटी जो है वो पंडित कम्युनिटी है, जिसने मुस्लिम्स के साथ इन सारी चीजों को, मिलिटेंसी के जो सारे इफेक्ट्स थे उनको फेस किया। लेकिन हमारा आज की डेट में एक ये भी कंसर्न है कि जब हमने वो सारी चीजें फेस की तो हमारे जो पंडित भाई थे वो हमें इस दलदल में छोड़ के वो जम्मू और दिल्ली के लिए निकल गए। हम भी आप क्या ताली बजनी चाहिए आपके लिए, ताली बजनी चाहिए शौकत अली। वाह, क्योंकि हम प्रो पाकिस्तान, कमाल, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने को तैयार नहीं थे। हम ला इलाहा इल्लल्लाह बोलने को तैयार नहीं थे। मैं ये बोलता हूँ, मैंने क्या बात कर रहे हो आप? मैंने 20 साल के अंदर ऐसा लॉजिक नहीं सुना कभी, ये तर्क नहीं सुना मैंने ऐसा कभी। वाह ललित जी, कश्मीर में पंडितों के लिए जो रिहैबिलिटेशन सौरभ जी इनको बोल दीजिए, या तो इनको ऐसा कह रहे हैं सौरभ जी, जब कश्मीर से जब सुनो यार, मैं बोल रहा हूँ राशन से लेके, अरे आपने जो पहली बात कह दी शौकत अली, उसके बाद और कुछ सुनने की बात रही नहीं गई। आप कह रहे हैं कि कश्मीरी पंडित आप लोगों को मुसीबत में छोड़कर भाग गए। शौकत अली पीडीपी के नेता ये कह रहे हैं कि 89-90 में कश्मीरी पंडित लाखों की तादाद में कश्मीरी मुसलमानों को छोड़कर भाग गए, उनको मुसीबत में छोड़कर भाग गए। जैसे ये मुसीबत कहीं और चांद से लेकर के आए थे, इनके ऊपर मुसीबत आई कहां से थी? कहां से आई थी इनके ऊपर मुसीबत? अगर तुमने मुसीबत फेस करी, तुमने क्यों नहीं अपना घर जोड़ा? अगर तुम्हारे ऊपर मुसीबत आई थी, तुमने भी क्यों नहीं अपना घर जोड़ा? भाई ये बताओ। बड़े आराम से सुनिए, आप सुन लीजिए। तुम्हें तो पाकिस्तान दिखाई दे रहा था। उसमें रहने से लेके राशन से लेके नौकरियों के लिए रिजर्वेशन और ये सारी चीजें जो हैं ये कश्मीरी पंडितों के लिए जो है वो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने किया। लेकिन आज की डेट ऐसा है शौकत अली साहब, शौकत अली ऐसा है, शौकत अली ऐसा करिए, जरा इस वक्त आप जो जिंदगी जी रहे हैं वो इनकी जिंदगी से एक्सचेंज करने के लिए तैयार हैं? आपको हम वकील कराएंगे, आपको एक कमरे का मकान देंगे, आपको हम पेंशन देंगे। मुझे पता नहीं इनको पेंशन मिलती, कभी मिली कि नहीं मिली। हाँ, आपको हम ये सब कुछ देंगे, आप इनकी जिंदगी जिएंगे? शौकत अली, आप जिंदगी जिएंगे कश्मीरी पंडित की? अपना घर छोड़कर जाओगे, कैंप में रहोगे? अपना घर छोड़कर जाकर कैंप में रहोगे? मुझे सुन लीजिए, मैं आज रिकॉर्ड कह रहा हूं कि मैं एक्सचेंज करने को रेडी हूं। जो सारी फैसिलिटी आप चाहते हैं कि हम पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएं, आप चाहते हैं कि हम बोले यहाँ क्या चलेगा? एक मिनट ललित अंबरदार, फिर सोच साहब और गौरव भाटिया। ललित अंबरदार जवाब दें। ये कह रहे हैं आपके लिए तो बहुत कुछ किया भाई सरकारों ने। सुनिए सर, सौरभ सर बोलिए। मैं आप कहते हैं ना, मुझे बोलते हैं कि मैं न्यूज टेलीविजन का और सेमिनार का एंग्री मैन हूं, इसलिए क्योंकि जब मेरे सामने मेरे जेनोसाइड की खिल्ली उड़ाई जाती ना, तो मेरा दिल करता है कि तो शुक्र है कि हम आतंकवादी नहीं बने, क्योंकि चाहती नहीं है। आप लोग देख रहे हैं क्या है? प्लीज सुन लीजिए, दिल से सुन लीजिए सब लोग। ये तीनों जो पॉलिटिकल पार्टीज को यहां रिप्रेजेंट कर रही है, इनको पूछ लीजिए सबसे पहले, क्या आप लोग ये मानते हैं कि जो कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुआ वो नरसंहार था? नंबर 1। नंबर 2, जैसे ये जो पीडीपी का रिप्रेजेंटेटिव अभी बोल रहा ना
मैं आपसे निवेदन करता हूं, जब जब ऐसी तालिबानी सोच की वहां से कश्मीर से आवाज आए, उसको पूरा फुल स्क्रीन में दिखाया जाए कि हम लोग किन बेड़ियों के बीच में वहां पर रह रहे थे। तीसरी बात बताना चाहता हूं, आप कहते हैं कि ये कह रहे हैं कि सहूलियतें दी है। सौरभ जी, आपके द्वारा देश को बताना चाहता हूं, 13,000 रुपए देते हैं सरकार, जो एक डोल देती है 4 आदमियों के परिवार। ये बीजेपी के प्रवक्ता को भी बोलना चाहता हूं, जो बहुत वो लोग काफी बता रहे हैं कि 13,000 जो हमको देते हैं, जैसे हमारे खून को सुखाने की कोशिश कर रहे हैं। 13,000 रुपए मिलते हैं सर एक परिवार के लिए, जिसके अंदर मैक्सिमम 4 लोग हों, तो 13,000 रुपए वो बनता है 4 आदमियों के परिवार के लिए 108 रुपया प्रतिदिन। नंबर 1, अगर उस परिवार के अंदर 4 आदमी नहीं है, 3 है, तो 108 इंटू 30 इंटू 3 मिलेगा, 13,000 नहीं मिलेगा। और अगर उस परिवार के अंदर 4 से ज्यादा मां बाप, 2 बच्चे, अगर गलती से उनके बुजुर्ग मां बाप अभी बच गए पिछले 30 साल से, उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि रेस्ट्रिक्ट 4 का। तो ये लानत है हमारे इंडियन सेकुलर सिस्टम, ऐसे पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर, जो कश्मीरी हिंदू, जो नरसंहार के जो सर्वाइवर्स है, उनके ऊपर खिल्ली उड़ाते हैं। तीसरी बात, कश्मीर का मुसलमान जो हिंदुस्तान के नाम पे मरा, उसको मैं सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं। लेफ्टिनेंट फयाज मेरा हीरो है, लेकिन बुरहान वानी का तुम जो मातम मना रहे हो ना, तब तक मनाते रहोगे जब तक कश्मीर के अंदर यासीन मलिक या जाकिर मूसा और बुरहान वानी पैदा करते रहोगे। और तीसरी बात सुनो, हम मवेशी नहीं है, भेड़ बकरियां नहीं है, हम इंसान। एक एक खून का कतरा जो तुम लोगों ने कश्मीर के अंदर हमारा बहा है, एक एक आंसू जो हमारा पलायन में बहा है, उसका एक एक कतरे का हिसाब लूंगा हिंदुस्तान के कानून के। एक मिनट, आऊंगा पनून कश्मीर की यूनियन टेरिटरी में आऊंगा, तुम्हारे पड़ोस में नहीं आऊंगा। आप अपने पूछे जरा इनसे, कहां गए इनके पड़ोसी? 10 घर मुसलमानों के 100 घर होते थे, 1-2 घर हिंदू के होते थे। इनको पूछे क्या कर रहे थे तो 19 जनवरी की रात को जो वो कायर बुज़दिल फारूक अब्दुल्ला। अच्छा, एक मिनट ललित जी, आपका गुस्सा जायज है, आपकी भावनाएं पूरी तरह जायज है। सोच साहब के पास एक बार मैं जानना चाहता हूं ना कि क्या कश्मीर की मेन स्ट्रीम सोच है ये? सोच साहब, एक सेकंड, एक मिनट, सबकी आवाज खामोश हो, क्योंकि सोच साहब आसानी से सुन पाए। इसको बात करने दीजिए। जी, सोच साहब यहां पर पीडीपी के स्पोक्समैन बैठे हैं। मेरी बात सुनिए, इस वक्त सबसे अहम, मेरी बात सुनिए, सबसे अहम मसला यह है, क्या कश्मीरी पंडितों ने अपनी प्रॉपर्टी का डिस्ट्रेस सेल किया है? तो मेरा ख्याल यह है कि अगर कोई शिकायत है कि डिस्ट्रेस सेल हुआ है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर को एक मैकेनिज्म बनाना चाहिए जो इंसाफ की बुनियाद पर कायम हो। शिकायत में कि अगर डिस्ट्रेस सेल हुआ है तो वो गलत हो जाए, लेकिन आप प्रोपेगेंडा के जरिए सारे सेल को गलत नहीं बता सकते। मेरी बात सुनिए, आप एक सेकंड, सोच साहब मेरी बात सुनिए। अरे आप कह रहे हैं डिस्ट्रेस सेल किया या नहीं किया? असल सवाल यह है, अगर डिस्ट्रेस सेल हुआ है, यहाँ पीडीपी के स्पोक्समैन कहते हैं कि ये तो छोड़ के भाग गए थे मुसीबत में। आप मानते हैं कि डिस्ट्रेस में गए थे? नहीं, मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं बताता हूं आपको, लेफ्टिनेंट गवर्नर को एक मैकेनिज्म बनाना चाहिए। अरे सर, लेफ्टिनेंट गवर्नर को कर रहे हैं, उनको करना है। न्याय की बुनियाद पर, जस्टिस की बुनियाद पर, और न्याय कीजिए, जस्टिस कीजिए, प्रोपेगेंडा ना कीजिए। कश्मीरी पंडितों की प्रॉपर्टी छीनी गई है, ऐसा नहीं है, लेकिन जहां डिस्ट्रेस सेल हुआ है उसको देखना चाहिए। हर मैकेनिज्म बनाएगा जब सेल में बेची गई प्रॉपर्टी, हर प्रॉपर्टी। नहीं, वो ये नहीं कहना चाह रहे टीकू साहब, एक सेकंड, वो ये नहीं कहना चाह रहे, ये कहना चाह रहे हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास इलाज है इसका। आप भी डिस्प्लेस हो जाओ, मैं तो चाहता हूं एक बात है, टीकू साहब वो ये कह रहे हैं कि हर कश्मीरी पंडित की प्रॉपर्टी ये तो बीमार जहनीत है कि आप बददुआ दे रहे हैं। वो कह रहे हैं खुद बेचिए। हाँ भाई, हर एक प्रॉपर्टी डिस्ट्रेस सेल थी। मैं आपको बताता हूं, मेरे परिवार में, अरे सुनो सोच साहब, सुनो, पॉलिटिक्स मत करो। मैं कहता हूं जहां डिस्ट्रेस सेल हुआ है, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऐसा मैकेनिज्म बनाए, इंसाफ करे। अरे आप प्रोपेगेंडा मत करो। मेरी फैमिली में 5 करोड़ रुपए का मकान 5 लाख में बिका। आप क्या बात कर रहे हैं? 50 करोड़ का मकान 12 लाख में बिका। अगर हर प्रॉपर्टी डिस्ट्रेस सेल थी। और मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं, जब कश्मीरी पंडित वहां से निकले, $1400 बिलियन की प्रॉपर्टी छोड़ी और वो आप लोगों ने ले ली।
और आप चाहते हैं कि हमने आपको अकेले छोड़ दिया। आप चाहते थे कि हम पाकिस्तान जिंदाबाद क्यों? गौरव भाटिया एक सोच साहब प्लीज, खामोश एक मिनट। सोच साहब मैं आपकी बात समझ गया, आप ये साबित करने में लगे हैं कि इनकी प्रॉपर्टियां किसी ने ली नहीं थी, ये तो खुद छोड़कर खुद बेचकर चले गए थे। आप भी वही बात साबित करना चाहते हैं गौरव भाटिया। और दूसरा, पीडीपी के जो सज्जन अभी बोल गए कि ये तो डिस्ट्रेस में, तो मुसीबत में छोड़कर हम लोग को चले गए थे, वो तो ये ऐसे कह रहे हैं जैसे कि सारी मुसीबत केवल कश्मीर के मुसलमानों ने झेली, कश्मीरी पंडित तो बड़े सुकून से वहां से निकल आए और पूरे देश में जाकर के बड़ी तसल्ली से रह रहे हैं। गौरव भाटिया ये कोई नहीं कहता, ये कोई नहीं कहता, कह रहे हैं सर, ये कह रहे हैं मेरी बात। हाँ, गौरव, मैं अपनी बात रखूं। सच्चाई की एक खूबी होती है, आप उसको चाहे जितना दबाएं वो बाहर आई जाती है। आपके चैनल पे जो अभी सुना है ना पूरे भारत ने, मैं समझता हूं अगर ये लोग गली में मिल जाएंगे तो इनके कपड़े फाड़ दिए जाएंगे। कांग्रेस के नेता सैफुद्दीन सोज ने क्या कहा? उन्होंने कहा ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सैफुद्दीन सोज जी, केंद्र में आपकी सरकार 15 साल रही 1990 के बाद। आपने ये नहीं बताया कि क्या किया आपने, बल्कि आपने कश्मीरी पंडितों पे ही ठीकरा फोड़ दिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करी, और इनसे भी ज्यादा बेशरम कौन निकला? पीडीपी। शौकत अली ने कहा कि ये लोग बुरे वक्त में हमारा साथ छोड़ के चले गए। मैं केवल इतना पूछूंगा, घर की महिलाओं के साथ दुराचार हो, जो पुरुष हैं उनको मारा जाए, और मस्जिदों से अनाउंसमेंट किया जाए सौरभ जी कि अपनी महिलाओं को छोड़ के चले जाओ और हम वरना आपको सबक सिखाएंगे, और ये यहां बैठ के ये बोल रहे हैं। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस पे आते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रवक्ता केवल इतना बता दे पूरे देश को जब इनकी बारी आए कि इनका विश्वास पंथ निरपेक्षता में है या इस्लामिक राज में, क्योंकि इनके अभी जो नेता हैं सबसे बड़े फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने कहा था हम तालिबान के समर्थन करते हैं, और ये यहाँ पे हिजाब नहीं पहनी है तो ये कटा हुआ तरबूज बन जाती है। चुप हो जाइए, कंप्लीट हो जाए उनकी बात, मैं आ रहा हूँ। चुप हो जाइए, बदतमीजी मत करिएगा। चुप। इफ्रा में आता हूँ। गौरव अपनी बात कंप्लीट कीजिए। बिल्कुल चुप, धन्यवाद। मेरे हिजाब पे बात करने वाले शर्म करो। चुप करिए, चुप करिए, चुप करिए, चुप कराइए इनको। औरत ही बनना। इफ्रा इसको बोलिए मेरे ड्रेस पे इसने कमेंट किया। ड्रेस पे कमेंट नहीं है, नहीं ये ड्रेस पे कमेंट नहीं है, ये ड्रेस पे कमेंट नहीं है, सोच पे कमेंट है। ड्रेस पे कमेंट नहीं था, ये मूर्ख प्रवक्ता है। ये आपके ड्रेस पे कमेंट नहीं था इफ्रा। आपकी पार्टी के नेता ने कहा था कि अच्छी शरई सरकार चलाए तालिबान, वो ये कहना चाहते हैं। इस्लामिक तरीके से चलाए करने वाले ये कौन? इनको ये पता ही नहीं है सौरभ, देखा आपने? इफ्रा जान, मैं इस मुद्दे पर आपके साथ नहीं हूं। आपकी ड्रेस पर कोई कमेंट नहीं हुआ। कमेंट हुआ है इस्लामी राज पर, कमेंट हुआ है इस्लामी राज पर, शरई सरकार की वकालत करने वालों की सोच पर, और वहां पर महिलाएं उसी लिबास में रहती हैं जिसका जिक्र किया गया है। आपके ऊपर कोई पर्सनल कमेंट नहीं था। क्या पहनती है आपको नहीं चाहिए? सुनिए, आप चलिए मैं इसी पे बताता हूँ। इनका फेडर डाउन करिए, फेडर डाउन करिए। एक मिनट गौरव की आवाज है। आपके ऊपर किसी ने कुछ नहीं बोला इफ्रा, प्लीज इसको इतना विक्टिमाइजेशन का मुद्दा मत बनाइए। आपके ऊपर नहीं बोला है। लोगों के दरमियान बहस कराते हैं, सिर्फ दो लोगों के दरमियान। चलिए गौरव भाटिया भी करेंगे। सौरभ जी, मैं दो बातें कहूंगा और फिर अंत करूंगा। तू तड़ा करना अच्छा नहीं लगता है। फारूक अब्दुल्ला का कल का बयान है, उन्होंने कहा कि तालिबान अच्छे से वहां पे सरकार बनाए और इस्लाम जो सिखाता, के प्रवक्ता ने कहा था बिना हिजाब की महिला कटा हुआ तरबूज होती है। तभी मैंने ये बात उठाई कि क्या ये सोच है आज फारूक अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस की। दूसरी बात, ये लोग कश्मीरी पंडितों की बात किस मुंह से करेंगे? कुछ महीने पहले का बयान निकालिए फारूक अब्दुल्ला का, जब बात हुई कि कश्मीरी पंडित वापस आएंगे और पूरे भारत से लोग अनुच्छेद 370 हटाने के बाद पुनः कश्मीर में होंगे, तो उन्होंने कहा था कश्मीर किसी के बाप का नहीं है। ये फारूक अब्दुल्ला ने कहा। और मैं आपको बता दूं 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
पॉलिसी लाए कि किस तरह से कश्मीरी पंडितों को वापस लाया जाए, और छोटी सफलता है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। मैं सहमत हूं ललित अंबरदार से, लेकिन अगर कोई करेगा तो भारतीय जनता पार्टी करेगी। सर लेकिन ये इंतजार ये इंतजार कयामत तक का नहीं हो सकता है, इसका कभी नहीं हो सकता, लेकिन एक मुश्किल काम था। अनुच्छेद 370 हटने के बाद बहुत से नहीं, ठीक है, चलिए और मैं आपको बता अब मैं इफराज जान को दे रहा हूं मौका बोलने का। पहुंचा है, अब आप उनकी बात सुनिएगा, किस तरह से एम्स खुल ठीक रहा है, है, इफराज जान किस तरह से वहां पे। थैंक यू, मुझे ओके गौरव बोलिए, हाँ बोलिए इफरा बोलिए जी। थैंक यू। पहली बात तो मुझे उम्मीद थी बीजेपी के प्रवक्ता मेरे कपड़ों पे नहीं करेंगे, क्योंकि अक्सर कहते हैं कपड़ों से पहचानते हैं, कपड़ों से तो बात लगाते हैं। मुझे उम्मीद थी ये सवाल करेंगे और कहेंगे कि इनके शासन, इनकी जो सरकार है पिछले 13 साल शासन में रही है, इन्होंने पिछले 13 साल शासन में क्या किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने एटलीस्ट एक एक्ट लाया, पीडीपी की सरकार जो थी वो एक प्रॉपर रिहेबिलिटेशन प्लान बनाने वाली थी, कांग्रेस की जो सरकार थी उन्होंने पीएम्स पैकेज लाया। मुझे लगा था कि ये भी कुछ कहेंगे जो इन्होंने किया है, लेकिन बीजेपी के कश्मीरी पंडितों पे क्रोकोडाइल टीयर्स यानी मगरमच्छ के आंसू बहाने के अलावा बीजेपी की सरकार ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ फारूक अब्दुल्ला पे सवाल किए। जहां तक फारूक साहब के कमेंट्स का सवाल है, उन्होंने साफ साफ कहा था कि मैं चाहता हूं तालिबान जो है वो वहां के लोगों की इंसानी हकूक की, माइनॉरिटीज की रिस्पेक्ट करे। ये वही चीज है जो हमारी सरकार ने एक हफ्ता पहले मेमोरेंडम में तालिबान को कही थी, जो हमने सबमिट किया था कि प्लीज ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट कीजिए। जहां तक कश्मीरी पंडितों की बात आती है, गौरव एक मिनट सुन लीजिए, जहां तक कश्मीरी पंडितों की बात आती है, इस पॉइंट पे जब हम बात करते हैं कश्मीरी पंडितों की, सिर्फ एक बोलना चाहती हूं, कश्मीर में इस टाइम पे कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति है, कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति है जो कश्मीर में रह रही है और कश्मीरी पंडित जो कश्मीर में है उनके लिए बात करती है। और कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति वाले जो है आज, अरे संघर्ष कब तक करेंगे इफराज जान, संघर्ष कब तक करेंगे, ये कब तक संघर्ष करेंगे? ये बीजेपी की सरकार को कुछ संघर्ष ही करते रहेंगे। बीजेपी की है, इफराज जान भूल गई कि अरे भाई हमने तो मुद्दा उसी पे रखा कि इनकी सरकार ने आज कहा कि हम इनकी प्रॉपर्टी वापस दिलाएंगे। गौरव भाटिया कह रहे हैं हम दिलाएंगे, आपने कहा इतने साल हम लोग वहां पर, हमने पूछा आपने क्या किया, आप बोली बता रही, आपने एक्ट बताया था। अरे कितने लोगों को प्रॉपर्टी दी, कितने लोगों को वापस बुलाया, ये नहीं बताया आपने, बता दीजिए। हमने तो दिलवाया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार नहीं है, इस टाइम पे बीजेपी की सरकार है। और जहां तक गौरव भाटिया जी के कमेंट्स है कि फारूक अब्दुल्ला ने कहा वो तालिबान का समर्थन करते हैं, ये रोज रोज झूठ बोलते हैं क्या? जब तक चलिए छोड़िए, आज तालिबान छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए तालिबान को, तालिबान को छोड़ दीजिए और कश्मीर में उस सोच का अंत कीजिए जिसके डर की वजह से ये लोग इतने साल आज तक जा नहीं पाए। अच्छा मैं एक सवाल में जो है अपने दोनों हमारे कश्मीरी पंडित जो मेहमान है उनसे पूछना चाहता हूं। एक सेकंड सर, टिक्कू साहब, आज आपको कहा जाए अपनी फैमिली को लेकर के वो मकान जो आपका था, जो आप बता रहे थे इतने करोड़ का था, लाख में बेच दिया, वहां जाकर रहो सर, वो सबके लोग के बीच में आप जाएंगे? सर पहली बात तो वो मोहल्ला ही जला दिया 1992 में, मैं कहां जाऊं? वो मोहल्ला जहां मैं रहता था छोटा बाजार के सामने कनिकदल में, वो मोहल्ला 1992 में जला दिया और वहां इन्होंने आकर मकान बनाए अपने। मैं कहां जाऊं? ये क्या बात कर रहे हैं आप? वहां जाओ। यही हाल पूरे कश्मीरी पंडित लोकेलिटीज का था, कहीं कहीं वो रहते थे। मैं कहां जाऊं रहने के लिए? अब ये कुछ भी बोले तो मैं कहां जाऊं? मैं 2008 में गया, मैं पहचान ही नहीं पाया। मैं जहां मैं पैदा हुआ, जहां मैं 25 साल रहा, वहां मुझे दिखाई नहीं दिया मेरा घर, क्योंकि वो पूरा मोहल्ला जला दिया गया। वहां लोगों ने एनक्रोचमेंट करके नए नए मकान बना दिया और ये सबका यही हाल है। आप ललित जी से पूछिए, उसका हाल पूछिए, ललित जी आपका घर बाकी है वहां और मिलेगा तो जाएंगे रहने? सर बताना चाहता हूं किन हालात में हम निकले वहां से, उसका तो परिप्रेक्ष्य रखिए ना आप। जब कश्मीरी जहादिस्ट इस्लामिस्ट AK-47 लेके चुन चुन के कश्मीरी पंडितों को ढूंढ ढूंढ के मार रहे थे, तो उस वक्त माहौल क्या था? वो 19 जनवरी की रात हमारी मातम की रात है 1990 की, जब ये फारूक अब्दुल्ला, तभी तो मैं बोलता हूं बुज़दिल हैं, वो डर के भागे, हमको छोड़ दिया दरिंदों के हवाले। दूसरी बात, उस वक्त मेरा पड़ोस क्या कर रहा था? सैकड़ों वर्षों का पड़ोस है सर, वो 2 दिन 3 दिन पुराना आस पड़ोस नहीं है, क्योंकि कश्मीरी तो 700 साल पहले तो पूरा 100% हिंदू था। डर के मारे परिवर्तन होते रहे, धर्म बदलता गया। मेरा पड़ोसी 100 साल पहले, 50 साल पहले, 100 साल पहले मुसलमान बन गया, लेकिन उसमें
उस रात को अपनी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दी। कुछ कहना है, कश्मीरी हिंदू के घरों से चीखों की चीखें निकल रही थी, तो मैं क्या उस पड़ोस में जाऊंगा? नहीं जाऊंगा। गौरव भटिया से अपील कर रहा हूं, मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया। गौरव भटिया से अपील कर रहा हूं, गौरव भटिया, ललित जी मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया, लेकिन फिर भी उस आपकी जो भी मिल्कियत थी कश्मीर के अंदर वो आपको वापस मिलनी चाहिए। अब आप वहां जाएं, या आपकी इच्छा है वहां ऐसा माहौल हो कि अब जाएं, ये हम सबकी कामना है, दुआ है, देखते हैं कब हो पाता है। समय मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया करूंगा गौरव भाटिया, सैफुद्दीन सोज, इफरात जहां, ललित अंबरदार, शौकत अली साहब का और करण टिक्कू का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।